कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर का नाम है और चैप्टर का दूसरा नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये समझते हैं कि हमारे पास अगर हम एक बिजनेसमैन हैं, अगर हम एक कंपनी चलाते हैं या कोई भी बिजनेस चलाते हैं और हमें कल के दिन पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे, यानी हम कहाँ से फंड का अरेंजमेंट करेंगे, यानी हमारे पास कौन कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं जिससे हमें मार्केट में पैसा मिल सकता है। राइट, हमें बेसिकली ये पता लगाना है कि हमारे पास बिजनेस के फंड्स क्या हैं, हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जहाँ से हम मार्केट से पैसे उठा सकते हैं। क्लियर? तो हमें बेसिकली यहाँ पे ये समझना है कि अगर मैं बिजनेस से पैसा उठाने जाऊंगा तो कौन सा सोर्स मेरे लिए बेटर है, कौन सा सोर्स मेरे लिए चीपर है, कौन सा सोर्स मेरे लिए ज़्यादा रिस्की है, किस पे मुझे नहीं जाना चाहिए या किसके बारे में मुझे डिस्कशन करना चाहिए। तो ये चैप्टर हमें यही बता रहा है कि हमें फंड लाने के लिए कौन सा सोर्स बेटर है, वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। राइट, तो एक एक करके हम सारे सोर्स ऑफ फंड डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। क्या है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट फंड इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। द इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय एंटरप्रेन्योर मे नॉट बी सफिशिएंट। बात तो ठीक है, जो आप पैसा शुरू में बिजनेस में लगाते हो सिर्फ उसी पैसे से आप लाइफ टाइम तक व्यापार नहीं कर सकते, आपको कुछ कुछ पैसा बीच में भी लेना पड़ता है। राइट, बीच में पैसा आपको इकट्ठा करना पड़ता है, तो उस पैसे को कहां से अरेंज करोगे आप, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? देखो अब अगर सोर्स ऑफ फंड्स की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड की बात करते हैं, तो हमारे पास कितने सोर्स ऑफ फंड्स हैं। देखो पहला हमारे पास पीरियड बेसिस पे है, फिर ओनरशिप के बेसिस पे है, फिर हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ जनरेशन बेसिस पे है, जनरेट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं हम लोग। तो देखो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पीरियड के बेसिस पे। पीरियड के बेसिस पे मतलब यह है कि टाइम के बेसिस पे कितने मेरे पास सोर्स का मतलब होता है बेसिकली वो सोर्स ऑफ फंड जिसमें हमें लंबे टाइम के लिए हम पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे हम बैंक के पास जाते हैं तो 5-10 साल 20 साल के लिए लोन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गए, लॉन्ग टर्म के लिए सोर्स ऑफ फंड्स हो गए। और मीडियम टर्म लोन क्या होता है, जैसे कि बहुत ही नॉर्मल पीरियड हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल, एक मीडियम टर्म का, ना ज्यादा लॉन्ग ना ज्यादा शॉर्ट। क्लियर? तो मैं ये बता रहा था मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में, तो मीडियम टर्म बहुत ही छोटा पीरियड होता है, ना तो ज्यादा लंबा बोरोड फंड्स। ऑनर फंड का मतलब होता है आपने पैसा अपनी जेब से खुद लगाया है, आपको किसी को पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं ओनर्स फंड। और बोरोड फंड का मतलब होता है जो आप उधार लेके लगाते हो और आपको पैसे रिपे करने पड़ते हैं एक पीरियड के बाद। क्लियर? अब सोर्सेज ऑफ जनरेशन ऑफ फंड देखो, जनरेट करने क्या तरीके हैं, जनरेट करने क्या तरीके हैं हमारे पास। देखो या तो इंटरनल सोर्स हो सकता है या एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है। क्या मैंने बताया, दो सोर्स क्या हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या हो गया, जो सोर्स ऑफ फंड, जो पैसा आप इंटरनल लोगों से लगाते हो, मतलब आपने इनसाइड कंपनी से ही लिया है, इसमें हम पढ़ेंगे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उसे हम इनसाइडर बोलते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, जो आउटसाइडर्स होते हैं, जिसको हम पैसा तो लेते हैं उनसे, लेकिन जिनको एक मिनिमम टाइम के बाद हमें पे करना पड़ता है। क्लियर यहां तक? ये डिफरेंस हमें पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या डिफरेंस होता है, हमारे पास एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या होता है। तो मैं आपको एक क्विक तरीके से पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं इसको रीड कराऊंगा, आप अपनी रिस्पेक्टिव बुक से इसको कैसे किया है आपने, जो आपके मालिक बन जाते हैं, जिसमें आप हिस्सा बन जाते हो, जिसमें आप उतने पूंजी के मालिक बन जाते हो। ठीक है, बोरोड फंड में क्या होता है, जो आपको पैसे देगा बिजनेस करने के लिए, वो कभी भी आपका मालिक नहीं बनेगा, उसको आप एक निश्चित टाइम के बाद पीरियड होता है। ठीक है, सिक्योरिटी बेसिस पे भी देखा जाता है, कभी कभी कोई रिस्की होते हैं, कभी कभी कोई नॉन रिस्की होते हैं। रिस्की का मतलब होता है जिसको पैसे पे करने पड़ेंगे वो रिस्की है, जिसको पैसे टाइम अपने हिसाब से हम पे करें वो नॉन रिस्की है। ठीक है, ऐसे बेसिस पे हम ये चार्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। ओनर्स फंड में देखो क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर्स आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है, रिटेन अर्निंग आता है, जीडीआर आता है, एडीआर आता है, आईडीआर आता है।
डिवेंचर एंड बॉन्ड्स आते हैं किसमें, आउटसाइडर बोरिंग में आते हैं। लोन्स ले सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट। अब इसका डिस्कशन ही हम करेंगे इस चैप्टर में डिटेल से, ठीक है। ये सारे सोर्स को हम ढंग से डिटेल में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, तो इसको आप एक बार अपनी बुक से पढ़ के देख लो यहां तक। तो अब हम सबसे पहला सोर्स ऑफ फंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड हमारे पास क्या है, वो है इक्विटी शेयर्स, यानी शेयर्स। शेयर्स दो टाइप के होते हैं, या तो इक्विटी शेयर्स होते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर जब आप किसी कंपनी के लेते हो तो आप मालिक बन जाते हो। प्रेफरेंस शेयर में आप मालिक नहीं बनते, लेकिन आपको एक फिक्स अमाउंट का कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है, ठीक है, डिविडेंड देती है, राइट। अब अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर की, तो प्रेफरेंस शेयर में देखिए आपके पास वहां पे होगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अगर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करी जाए तो हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव और कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। इसको समझते हैं। पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप मीटिंग में बुलाते हो, उनसे डिसीजन वगैरह पूछ के लेते हो, उसको हम पार्टिसिपेटिव बोलते हैं, राइट। और जिसको नहीं बुलाते, उनसे कुछ पूछते नहीं हो, उसे हम नॉन पार्टिसिपेटिव बोलते हैं, राइट। कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव क्या होता है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको मान लो किसी साल डिविडेंड आप नहीं दे पाए, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ था, तो आप उनको बोल देते हो कि सर हम आपको ना अगले साल इस साल का भी डिविडेंड और अगले साल का डिविडेंड एक साथ मिला के दे देंगे। अगर ऐसी चॉइस है, अगर ऐसे प्रेफरेंस शेयर आपकी बात मानते हैं, तो उन प्रेफरेंस शेयर को हम बोलेंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और जो ऐसी कंडीशन नहीं मानते, नॉन कम्युलेटिव, उसे हम बोलते हैं। क्लियर। एक होता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और एक नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसको आप उनका टाइम खत्म होने पे, टाइम मतलब जितने साल के वो थे, उनका टाइम खत्म होने पे अगर उनको पैसे की जगह आप कोई और चीज दे दो, जैसे शेयर्स दे दो, डिवेंचर दे दो, या दूसरे वाले प्रेफरेंस शेयर, तो किसी और चीज को लेके मान जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबल। और अगर वो किसी और फॉर्म में नहीं, वो सिर्फ पैसे ही मांगते, तो उसे हम बोलते हैं क्या, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है यहां तक, चल वेरी गुड। अब आ जाओ, हमारे पास टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये इक्विटी शेयर की बात हो रही है, क्लियर है। अब ये इक्विटी शेयर की बात हो रही है। इक्विटी शेयर में टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या होती है, राइट। शुरू करें इसको। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले ऑथराइज्ड, फिर इश्यूड, फिर सब्सक्राइब, फिर पेड अप, सॉरी फिर कॉल्ड अप, फिर पेड अप। वन बाय वन समझते हैं। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जिससे आपका बिजनेस शुरू होता है, यानी उतने से आप ऑथराइज करते हो, अपने बिजनेस को ऑथराइज करते हो कि इतने से हमारा बिजनेस शुरू होगा, राइट। अब जितने बिजनेस से आप ऑथराइज करते हो, और उसका जितना हिस्सा पूरा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, जितना हिस्सा आप पब्लिक से इकट्ठे करते हो शेयर इशू करके, उसे इशूड कैपिटल बोलते हैं। इशूड में से जो पब्लिक खरीदती है, जितना पैसा पब्लिक लगाती है, उसे सब्सक्राइब बोलते हैं। सब्सक्राइब में से भी जितना आप फिलहाल के लिए मांगते हो, सारे नहीं मांगते, उसे कॉल्ड अप बोलते हैं। और कॉल्ड अप में से जो पब्लिक तुरंत दे देती है, जो तुरंत आपको मिल जाते हैं, उसे हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। बताओ यहां तक कोई इशू। अब हम देखते हैं एडवांटेज, मेरिट, डिमेरिट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल से फंड रेज करने के हमारे पास क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास परमानेंट कैपिटल है। ये परमानेंट कैपिटल का मतलब होता है एक बार आप पैसे रेज कर लेते हो तो आपको पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। पैसे वापस तभी होंगे जब कंपनी बंद होगी, राइट। तो ये परमानेंट कैपिटल हो गई, कोई सरदर्दी नहीं है पैसे वापस करने की, राइट। दूसरा है नो चार्ज ऑन एसेट्स। नो चार्ज ऑन एसेट्स मतलब इनको पैसे अरेंज करने के लिए हमें किसी को भी कोई एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ता। तुमने सुना होगा नॉर्मली जब कोई किसी को पैसे देता है, समझ रहे हो, प्रॉपर्टी कागज वगैरह गिरवी रखे जाते हैं, तो उसे हम मोर्टगेज बोलते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है इक्विटी शेयर में। रिटर्न्स काफी ज्यादा होती है, मतलब शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। अब जितना ज्यादा प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। बर्डन नहीं है कंपनी के ऊपर, कोई बर्डन नहीं है कंपनी के ऊपर। बर्डन क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी जब मर्जी चाहे उसको रीपे कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि डिविडेंड पक्का देना ही देना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कंपनी के ऊपर ये बर्डन नहीं होते। और कंट्रोल के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल का मतलब ये है कि जितने आप चाहते हो
जितना आप जितने मेंबर बनाना चाहते हो उतनी कैपिटल रख लो। अगर आप चाहते हो ज़्यादा लोग शेयर होल्डर ना बने तो आप ज़्यादा शेयर कैपिटल मत रखो। कंट्रोल इससे डाइल्यूट करना ना करना आप पे डिपेंड है। क्लियर यहाँ तक? एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज क्या है देखो, वन बाय वन देखते हैं। डिसएडवांटेज सबसे पहला क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारे पास है रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। कंफर्म नहीं है कि इतने पैसे तो हर साल आएंगे ही। नो, कंपनी जब कमाएगी तब उतना देगी, और हो सकता है कंपनी कमाए तो ना बांटे, अपने पास रख ले या कम बांटे। तो रिस्क जो है एक जो है फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। यहाँ पे रिस्क नहीं है, ये एक तरीके से रिटर्न होना चाहिए। पॉइंट यहाँ पे रिटर्न है, फ्लक्चुएटिंग अच्छा नहीं, पॉइंट ठीक है, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, मतलब रिटर्न जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कम ज़्यादा कभी कम ज़्यादा, ठीक है। एक हायर कॉस्ट होती है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अब तुम खुद सोचो, इक्विटी शेयर इशू करने के लिए, शेयर वगैरह इशू करने के लिए ना कंपनी को प्रचार करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, तभी तो लोग खरीदेंगे, राइट। तो इसमें कॉस्ट होती है, इसमें खर्चा आता है। डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल मतलब है कि हो सकता है कि आपको पैसे, कंपनी अगर ज्यादा इक्विटी शेयर से इशू कर लेगी तो कंपनी के जो है ज्यादा मालिक बन जाएंगे, और जब मालिक बन जाएंगे तो लोगों के हाथ में कम शेयर आएगा। समझ रहे हो ना पॉइंट? और मोर फॉर्मेलिटीज एंड डिलेज। मोर फॉर्मेलिटी डिले का मतलब क्या हो गया? इस इक्विटी शेयर को इशू करने में, पैसे कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग जाते हैं, जो सब कंपनी के लिए इतना ठीक नहीं है, क्योंकि हर कंपनी को पैसा कभी कभी जल्दी चाहिए होता है। क्लियर हो गया? अब हमारे पास टॉपिक क्या आ गया देखो, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, अर्निंग का वो हिस्सा जो कंपनी ने रिटेन किया हुआ है, मतलब अपने पास रखा हुआ है, उसे हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। जैसे मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूँ, तो 100 रुपये कमाने के ऊपर कुछ बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। खर्चे करने के बाद फिर हम गवर्नमेंट को टैक्स भी भरते हैं। सब कुछ पे करने के बाद जो हमारी पॉकेट में बचता है, फिर हम शेयर होल्डर को बांटते हैं, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। उस डिविडेंड वगैरह सब कुछ पे करने के बाद जो लास्ट में पैसे बचते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग कंपनी का पैसा होता है, और कंपनी जैसे मर्जी चाहे उस रिटेन अर्निंग को इस्तेमाल कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मीनिंग में लिखा हुआ है देखो, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड आर कॉल्ड रिटेन अर्निंग। उसे हम क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग, राइट। अब आप देखो आगे हमारे पास क्या आएगा रिटेन अर्निंग का। अब हम ये समझते हैं कि रिटेन अर्निंग के मेरिट डिमेरिट क्या होते हैं। मतलब ये रिटेन अर्निंग भी हमारा एक सोर्स ऑफ फंड्स है। क्या है? सोर्स ऑफ फंड है। कैसे सोर्स ऑफ फंड है? क्योंकि जरूरी थोड़ा ना हम लोगों से पैसे मांगे, हम अपना पैसा यूज में ला सकते हैं, समझो, राइट। तो अब हम देखते हैं इसके मेरिट डिमेरिट क्या है, मतलब रिटेन अर्निंग से क्या फायदा और क्या नुकसान है। ये भी हमारी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है, पहला पॉइंट मेरिट में है, परमानेंट सोर्स है। मतलब अगर हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है तो किसी भी टाइम कितना भी अमाउंट हम यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है नो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी हमें कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। मतलब डिवेंचर में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, बैंक से जाओगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये तो आपका अपना पैसा है, किसी को देना थोड़ी ना है, राइट। और फिर इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस। जितना आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस होगा, जितना आपके पास प्रॉफिट पड़ा होगा, उससे आपकी क्या होती है? बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है। लोग कहते हैं कि इसके पास पैसा अच्छा रखा हुआ है कंपनी के पास, राइट। मार्केट प्राइस बढ़ती है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है। लेकिन इसके भी डीमेरिट्स हैं। क्या? डिससेटिस्फेक्शन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर। डिससेटिस्फेक्शन कैसे आएगा? अब आप खुद सोचो, अगर आप पैसा शेयर होल्डर को नहीं बांटोगे या कम बांटोगे, ज्यादा पैसा खुद अपने पास रख लोगे, तो शेयर होल्डर को क्या नजर आएगा? यार ये तो पैसे हमें बांट ही नहीं रहे, ये खुद रख रहे हैं कंपनी वाले, तो हमने तो गलती करी पैसा यहाँ लगा के। तो उनमें क्या हो रहा है? डिससेटिस्फेक्शन, उनमें जो है डिससेटिस्फेक्शन की भावना आ रही है। ऐसा हो सकता है, ये डीमेरिट है। दूसरा अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है। ये क्या है? अनसर्टेन है। जरूर थोड़ा ना हर साल आपके पास रिजर्व में पैसा रहे, हर साल थोड़ा ना आपके पास पॉकेट में पैसा बना रहे, ये अनसर्टेन है। समझ रहे हो बात को? उसके बाद मैनेजर कैन मिसयूज द फंड। बिल्कुल सही बात है। जो कंपनी का मैनेजर है, अगर ज्यादा पैसा रखा हुआ है, हो सकता है कंपनी में घपला कर दे, कंपनी में चोरी वोरी कर ले, है ना, कैश को यहाँ वहाँ कर दे, घुमा फिरा दे, तो ऐसा कंपनी में हो सकता है। ये एक डीमेरिट है। ये हमारा रिटेन अर्निंग हो गया। अब हम समझते हैं जो कि बिल्कुल ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया हमारे लिए, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर। ये क्या है? जीडीआर की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, और आईडीआर की होती है
इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। बस इतना समझ लो आप, ज्यादा इसमें तो हम बोलते हैं कि आप अपने शेयर को डायरेक्टली ना सेल करके हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनके थ्रू पैसा उठाओ, उसे हम आईडीआर बोलते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। मतलब हमारे एक सिस्टम के थ्रू पैसे उठाओ, आप डायरेक्टली पब्लिक से मत उठाओ, तो उस सिस्टम को हमने क्या बोला हुआ है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ऐसे ही अमेरिका ने बोला हुआ है, अगर अमेरिका में अमेरिका के बाहर की कंपनियां पैसा इकट्ठा करना है तो वो क्या इशू करेंगी बताओ, अमेरिका में एडीआर, समझ रहे हो, एडीआर होगा ना, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। देखो लिखा भी है एडीआर में, द डिपॉजिटरी रिसीट इशूड बाय कंपनी इन यूएसए आर नोन एज एडीआर, दीज आर बॉट एंड सोल्ड इन अमेरिकन मार्केट लाइक रेगुलर स्टॉक। अमेरिका में काम करने वाली कंपनियां वहां एडीआर इशू करती हैं। और जीडीआर क्या होता है, ग्लोबल मार्केट में चलता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जीडीआर इंस्ट्रूमेंट इशूड अब्रॉड बाय इंडियन कंपनी टू रेज फंड इन सम फॉरेन करेंसी। और अगर इंडियन कंपनियां विदेशों से पैसा ले रही हैं तो विदेशों में क्या इशू करेंगी, जीडीआर। मैनी इंडियन कंपनीज सच एज इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, आईसीआईसीआई हैव रेज मनी थ्रू द इशू ऑफ जीडीआर। बहुत सारी इंडियन कंपनियों ने बाहर से पैसा उठाया है, लेकिन कैसे उठाया है, जीडीआर के थ्रू। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये एडीआर, जीडीआर, आईडीआर ये क्या हो गए, विदेशों में पैसा उठाने के इंस्ट्रूमेंट हैं, या विदेशी कंपनियों द्वारा इंडिया में पैसा उठाने के इंस्ट्रूमेंट हैं, इन्हीं के थ्रू पैसा उठाया जा सकता है। बताओ क्लियर यहां तक। चलो अब हमारे पास आते हैं बोरोड फंड्स। अभी तक जो हमने पढ़े थे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग, ये हैं हमारे इंटरनल सोर्स, या हम बोल सकते हैं ओनर्स फंड्स। ठीक है, अब जो शुरू हो गए वो हमारे हो गए बोरोड फंड या एक्सटर्नल फंड, ये उधारी वाले पैसे शुरू हो गए। इसका मतलब अगर आप यहां से पैसे उठाओगे तो आपको एक टाइम के बाद पैसे रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, डिवेंचर और बॉन्ड्स। तो डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स शेयर्स जो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। डिवेंचर में क्या होता है, कंपनी अपना एक डिवेंचर, एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसमें साइन होता है, कंपनी की मोहर होती है, आपका नाम लिखा होता है, और उसमें लिखा होता है कि मैं इस कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ, मतलब डिवेंचर खरीद रहा हूँ, इतने रुपये खरीद रहा हूँ, और कंपनी मुझे इतने साल बाद मेरे पैसे सूद समेत देगी, इंटरेस्ट देगी। ऐसी बातें लिखी होती हैं कहाँ, डिवेंचर में, डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट में ऐसी बातें लिखी होती हैं। बॉन्ड्स भी ऐसी होते हैं, दोनों डिवेंचर एंड बॉन्ड्स क्या हैं, एक बोरोड फंड्स हैं, जिसमें हमें क्या मिलता है, अगर हम बॉन्ड्स और डिवेंचर खरीदेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, इंटरेस्ट मिलेगा, और एक फुल टाइम के बाद हमारे पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। राइट, अब इसके हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स। चलो अब देखते हैं मेरिट्स क्या है डिवेंचर या बॉन्ड्स के। सबसे पहले मेरिट क्या है हमारा, देखो पहला मेरिट है प्रेफर्ड बाय दोज इन्वेस्टर हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन फिक्स इनकम। यानी डिवेंचर या बॉन्ड्स वो इन्वेस्टर ज़्यादा लेते हैं, उनकी ज़्यादा रुचि है जो एक फिक्स अमाउंट चाहते हैं कि भैया हमें तो 10% का ब्याज चाहिए ही चाहिए, हमें तो 5 साल बाद हमारे पैसे वापस चाहिए। ऐसे जो दिमाग के इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी में क्या खरीदते हैं, डिवेंचर या बॉन्ड्स खरीदते हैं। दूसरा पॉइंट है, डिवेंचर होल्डर इशू करने से कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। कंट्रोल का मतलब मालिक कौन रहेगा बताओ, शेयर होल्डर ही रहेगा। डिवेंचर होल्डर कभी भी कंपनी का मालिक नहीं बनेगा, ये आपके लिए एक अच्छी बात है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। राइट, उसके बाद क्या है अगला, हमारे पास अगला पॉइंट है फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर इज लेस कॉस्टली। मतलब थोड़ा कॉस्टली कम होता है। कॉस्टली किस में होता है, इक्विटी शेयर्स वगैरह में होता है, क्योंकि उनको हमें प्रोस्पेक्टस पैम्पलेट छपवाना, सेबी की गाइडलाइन लेना, सेबी के रूल मानना, कई सारी कंप्लायंसेज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो थोड़ा ना महंगा पड़ जाता है, समझ रहे हो, तो इसलिए वो कॉस्टली है। डिवेंचर और बॉन्ड थोड़ा कम कॉस्टली होते हैं। राइट, अगला हमारे पास फीचर्स है फॉर द कंपनी ईजी अरेंजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब डिवेंचर से अगला फायदा ये है कि एक लंबे टाइम के लिए हमें क्या मिल जाता है, एक मोटा पैसा मिल जाता है जिसको हमें जल्दी नहीं पे करना पड़ता, कंपनी आराम से अपना बिजनेस को कर सकती है। क्लियर, ठीक है। लिमिटेशन करते हैं, लिमिटेशन में बस इतना आप समझ लीजिए, लिमिटेशन या डिमेरिट में इतना होता है कि थोड़ा सा सिंपल उसका रिवर्स कर दीजिए आप। रिवर्स क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको कंपनी जब इसमें जो है डिवेंचर इशू करती है, सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि आपको ना यहाँ पे कुछ गिरवी रखना पड़ता है।
चार्ज ऑन एसेट्स रखना पड़ता है, पेपर्स डॉक्यूमेंट मांग लेता है, ठीक है ना, बैंक वगैरह कभी कभी ऐसा हो जाता है डिवेंचर होल्डर को, ठीक है। दूसरा इसमें रिस्क है कि आपको 5 साल बाद 10 साल बाद पैसे वापस करने पड़ेंगे, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। और रिस्क क्या है कि आपको हर साल कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपका परमानेंट खर्चा होगा, चाहे आपको प्रॉफिट कम हो या। और इसका दूसरा हाँ हाँ बोल रहा हूँ। देखो अब हमारे पास शुरू हो गया लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स। अब हम लोग जो पैसे अरेंज करने जा रहे हैं, अब जो हम पैसे इकट्ठे करने जा रहे हैं वो हम इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, जैसे जैसे नॉन फाइनेंशियल बैंक्स भी होते हैं कुछ, जो बैंक के अलावा भी पैसे देते हैं, मुथूट फिनांस, मणिपुरम गोल्ड लोन, इसको हम पढ़ेंगे। पहले अब हम पढ़ रहे हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जैसे हम बैंकों से लोन लेते हैं, तो इसके भी मेरिट डिमेरिट है, इसमें भी अपना फायदा है नुकसान है। तो सिंपल सी बात है, कमर्शियल बैंक से हम लोन ले सकते हैं, डिफरेंट बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है, डिफरेंट कंडीशन लगाता है, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि ये बताओ इंटरनल सोर्स है एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स है। और बताओ ये ओनर फंड है बोरोड फंड है, ये बोरोड फंड्स है। क्लियर है। तो ये छोटी मोटी बातें ये लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक में हो गई। अब इसमें सबसे बड़ा मेरिट क्या है, ये ईजियर सोर्स ऑफ फंड है। सबसे बड़ा मेरिट क्या है बताओ, ईजियर सोर्स ऑफ फंड, क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। आप बैंक के मैनेजर के पास जाओ, 2-3 कागज जमा कराओ, फॉर्म भरो और आपको लोन सैंक्शन हो जाता है। फ्लेक्सिबल सोर्स है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आप आराम से लोन ले सकते हो, जितना अमाउंट है उतना ले सकते हो, गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जब मर्जी चाहे उसको छोटी छोटी किस्तों में रीपे कर सकते हो। वो आपकी छोटी मोटी कंडीशन आप बैंक से डिस्कस कर सकते हो, राइट। इसका डीमेरिट क्या है, डीमेरिट ये है कि आपको बैंक जो है ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लोन नहीं देते, यानी बिजनेस के लिए लोन जो होता है वो शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलता। और यहाँ पे भी होता है कि आपको दूसरा क्या डीमेरिट है, चार्ज ऑन एसेट्स। यहाँ पे हमें हो सकता है कि हमें पड़े। क्लियर है। ये हमारे पास यहाँ तक हो गए हमारे पास, हमने इसमें आज पूरा डिस्कस कर लिया। इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। इंटरनल हमने क्या डिस्कस किया बताओ, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन अर्निंग। एक्सटर्नल में क्या डिस्कस किया बताओ, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, है ना, और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ऑप्शन में क्या डिस्कस किया, एडीआर, जीडीआर, राइट। बाकी के जो छोटे मोटे टॉपिक इसमें बचे हैं, जो कि हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वो एक इससे भी छोटी मिनट की वीडियो होगी। ये तो आई थिंक 25 to 26 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। उसके बाद जो 2-3 टॉपिक बचे हैं वो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।